बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस नाजुक रिश्ते की जो पाकिस्तान की मईशत और IMF के दरमियान कायम है और जिसमें अब शराइत का शिकंजा मजीद सख्त होता जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बजट से कबल ही IMF को यकीन दहानी कराई है कि नॉन फाइनल पर टैक्स सख्त होगा, सब्सिडी को महदूद किया जाएगा और महसूलात में जो है वो 20 खरब रुपए का इजाफा लाया जाएगा। दूसरी तरफ आवाम पहले ही महंगाई के जो है वो चक्की में पिस रही है और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले बजट में मजीद बोझ उनके कंधों पर आ सकता है। सवाल यह है कि क्या मईशत की बहाली उन सख्त फैसलों से मुमकिन है या सिर्फ वक्ती सहारा है जो हमें जो है वो कर्ज की किस्तें तो दिला जो है वो बेसिकली चुका देगा, मगर आवाम को मजीद बुरान की तरफ जो है वो इस वक्त ये चीज़ धकेल देगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राजा कमरुल इस्लाम साहब। उनको वेलकम करते हैं और सवाल कर लेते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बताइएगा IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात और शराइत की क्या नौयत है, क्या होने जा रहा है? IMF का जो है आप लोगों से कहा गया है शराइत, उसमें जो है वो मजीद सख्ती आई है, यह क्या मामला है सर, थोड़ा सा बताइएगा। देखें, IMF की जब भी बात की जाए तो उसमें मद्देनजर इस चीज को रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक मरतबा, बल्कि एक मरतबा से जायद पिछले दौरे हुकूमत में IMF के साथ जो तयशुदा नकात थे उनको वायलेट किया है। और आपको पता है कि जब साबिक हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने उस IMF के उस प्रोग्राम की जो तयशुदा शराइत थी उन्हें वायलेट किया, जिसकी वजह से IMF के मौक़िफ़ में ये एक किसी मुल्क का जो एक एतबार होता है नेशनल, जिसको सॉवरेन गारंटी भी कहा जाता है, नाम दिया जाता है, ये बुनियादी तौर पर उसकी वायलेशन हुई थी। उसमें IMF की शराइत किसी हद तक सख्त भी थी और वो सबको पता है, उसमें कोई हुकूमत ने कभी उसको खुफिया नहीं रखा कि क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा था और अगर डिफॉल्ट हो जाता तो डॉलर कहाँ पे जाता, डिफॉल्ट हो जाता तो पेट्रोल कितने हजार रुपए लीटर पे जाता। तो दूसरी तरफ जो है वो सख्त शराइत थी और वो सख्त शराइत भी क्या थी, वो यही थी कि जिसकी जितनी आमदन है वो टैक्स दे। और ये जो अवाम पे बोझ की आपने बात की, जब टैक्स देने वाले लोग कि जिनकी आमदन होती है और वो टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स को जो है वो डिफाइंस करते हैं टैक्स की, तो उसका नतीजा क्या होता है, वो बोझ अवाम पे पड़ता है। देखें कि जब लोग एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं तो उस पर उसका टैक्स होता है, जो कि असूलन टैक्स जिसकी ज्यादा आमदन है उसे देना चाहिए ना। तो वो जब उस टैक्स को छुपाएगा, अपना ड्यू टैक्स नहीं देगा, और इसकी ये ओपन सीक्रेट है, आप देख लें कि अरबपति और करोड़पति और उनके अगर आप टैक्स रिटर्न्स देखें तो वो क्या नजर आती हैं। अच्छा, अभी ये मसलन इस वक्त आप क्या समझते हैं राजा साहब के जो IMF की शराइत हैं और हुकूमत की जो इस वक्त बजट पेश किया है उसमें क्या चीज़ें बेहतर मजीद हो सकती हैं? शराइत कहाँ चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं शराइतों के ऊपर जो है वो अपने, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, देखें ना, बजट का जो पेश हुआ है इसका बुनियादी मकसद ये होता है, अभी ऑनरेबल असेंबली मेंबर्स अपना इनपुट दे रहे हैं, पब्लिक इनपुट दे रही है उस बजट पे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि सोलर की जो इक्विपमेंट थी, सोलर प्लेट्स थी, उस पे हुकूमत ने इनिशियल बजट तजावीज़ में 18% का टैक्स इम्पोज किया था, लेकिन जब उस पे मेंबरान असेंबली ने भी एक मौक़िफ़ काउंटर आर्गूमेंट दिया, अपना सिविल सोसाइटी ने दिया, मीडिया ने दिया, तो उस पर हुकूमत ने रैशनलाइज करके तो उसको 10% पे कर दिया। इसी तरह जो टैक्स के बारे में गलत मालूमात देने या फोर्जरी करने वाले लोग थे कि अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए गिरफ्तारी की जो शर्त थी इससे पहले नहीं थी, वो जो ऐड हुई थी उस पर भी गुफ्तगू हुई ताजर तंजीमों के साथ और उसको मजीद स्ट्रिंजेंट कर दिया गया कि वो अब किसी एक फर्द वाहिद की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, उसके लिए कुछ मेंबर्स की शर्त लगा दी गई और दीगर। तो यही बुनियादी तौर पर बजट पेश करने का और बजट पास होने के दरमियान की जो मराहल होते हैं उसके मकसद यही होते हैं कि चीजों को रैशनलाइज कर लिया जाए बेस्ट अवामी इंटरेस्ट में। टैक्स तो जितना बजट के अंदर है उसने कलेक्ट होना है, उसे कलेक्ट करना होता है हुकूमत को, लेकिन यह जरूर होता है कि
फर्ज किया एक तरफ का अगर वहां पे बोझ कोई जो है वो इरेशनल है तो उसको किसी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए। आफ्टर ऑल बैलेंस तो उसको करना होता है। अच्छा और जो राजा साहब, ये फरमा दें जो नॉन फाइलर्स हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन का जो फैसला है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सिर्फ बयानबाजी है या अमली इकदाम होते हुए नजर आएंगे? किसकी? चीनी की? नॉन फाइलर्स जी बिल्कुल, नॉन फाइलर्स तो देखे ना कि सिंपल सी एक असूल है और उसको बहुत सिंपल अब उन्होंने यही ऐलान भी इस दफा बजट में हुआ है कि सैलरीड क्लास के लिए तो शायद सिर्फ 7 कॉलम्स पे या सात इंफॉर्मेशन पे एक जो है वो बनाया जाएगा अपना जो फॉर्म होगा। तो बुनियादी मकसद तो यह है कि जिसकी आमदन 30,000 है या 50,000 है या 80,000 है वो उसको फाइल कर दे। उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। बुनियादी जो मसला था वो ये था कि जो डिस्क्रिशंस होती हैं ये हमेशा करप्शन में और बदयांती को फरोग देती है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये भी बदयांती के लिए और अफसर की डिस्क्रिशन के लिए और किसी से माल बटोरने के लिए जो टैक्स कलेक्टर होता है वो एक रास्ता देती है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है और सीधी सी बात यह है कि जिसकी जितनी आमदन है वो उसको डिक्लेयर करे ताकि आमदन के हिसाब में, मसलन ये मैं एक फ्यूल की मिसाल दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से या किसी चीज से भी एक तजवीज आई थी वो उसमें मकसद क्या था? मकसद वो था कि वो लोग के जो 50-50 हजार का एक दिन में फ्यूल यूज करते हैं, गाड़ियों के फ्लीट यूज करते हैं, हवाई जहाज जैसी उनके पास गाड़ियां, तो वो कम से कम उनकी डॉक्यूमेंटेड हो फ्यूल खरीदा हुआ। कहीं ये ना हो कि उनकी वो जितनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो इतनी तो वो सिर्फ फ्यूल यूज कर रहे हो। तो इस किस्म की इकदामात से बुनियादी तौर पर जो टैक्स चोर हैं उनको जो है वो टैक्स देने पर आमादा करना ही बुनियादी मकसद है। और ये किसी भी मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव होनी चाहिए। ये तो देखे ना, जब अरबपति टैक्स नहीं देगा, टैक्स चोरी करेगा तो अल्टीमेट बोझ तो उस गरीब पे आएगा कि जिसने अभी क्या आप समझते हैं वाकई टैक्स चोरी नहीं हो रहा? अभी भी आप समझते हैं कि जो फाइलर लोग हैं वो टैक्स चोरी नहीं कर रहे? आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि फाइलर्स के अंदर भी तो बहुत सी स्ट्रिंजेंट मेजर्स ली गई है ना। पहली बात तो ये तो फाइलर तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि वो फाइलर एक आदमी अपनी टैक्स रिटर्न अपनी यानी इनकम फाइल करता है, बिल्कुल, और उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो एक गुड विल नेक नीति से जो काम करता है उस इस इशू पे तो कहीं दुनिया में ये नहीं है ना, इस पे एतराज होना भी नहीं चाहिए कि अगर किसी को कहा जाए कि आप फाइल करें इनकम, तो इस पे तो एतराज नहीं है कि वो फाइल करे, जितनी भी है उसकी वो फाइल करे, अखराजात को फाइल करे। अब क्वेश्चन तो ये है कि फाइल करने के बाद भी, क्योंकि इब्तदा ही फाइल करने से होती है, इसलिए हुकूमत ने वो सारे इकदाम किए हैं कि जो नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करे। देखें, एक तरफ एक आदमी करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरी तरफ वो अपने आप को नॉन फाइलर इस बना पे रखता है कि वो टैक्स पूरी दुनिया में नॉन फाइलर नहीं आता। हालांकि जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता वो भी कानून की रूह से अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करने का। भाई साहब, नॉन फाइलर की तो कैटेगरी पूरी दुनिया में नहीं है। ये पाकिस्तान ने फाइलर नॉन फाइलर बना के रखे, काफी सालों से लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। आप नहीं समझते कि पहले ही इसके ऊपर इकदाम किए जा सकते थे? क्योंकि माजी में आप लोगों की हुकूमत भी रही है, पीपल्स पार्टी की भी रही है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्यों जो है वो फोकस नहीं किया? ये वही किया जा रहा है ना कि जो नॉन फाइलर्स का एक कैटेगरी कह लें या एक, यानी हर आदमी जो कि अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर रहा था एज पर लॉ, कहीं भी नॉन फाइलर तो हम एक इस्तेलाह यूज करते हैं ना। अब टैक्स कवानीन में देखें तो कहीं भी वो नहीं है कि उसमें तो यह है कि हर आदमी अपनी रिटर्न फाइल करे, यानी जो भी जिसकी कोई आमदन है वो उसको फाइल करे, चाहे वो 5 रुपए है चाहे वो 50 रुपए। तो हकीकतन भी नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं है, लेकिन क्या है कि हमने एक इस्तेलाह बनाई, गैर जिसे कहना चाहिए कि वो कोई लॉ में मेंशन तो नहीं थी किसी जगह पे, एक इस्तेलाह बनाई कि जो फाइल नहीं करता वो नॉन फाइलर है। तो टेक्निकली तो, और इसके बाद तो फिर आईडी कार्ड नंबर को ही जो है वो टैक्स नंबर जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो बहरहाल अगर माजी में कोई इस मामले में कोताही या गलतफहमी मौजूद भी थी
उसे अब दूर किया जा रहा है और इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, नॉन फाइलर जो कैटेगरीज हैं राय साहब, लोग जो है वो चाहते हैं कि वो फाइलर हो। जाहिर सी बात है, इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी है और बहुत सारे लोग फाइलर होना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि नॉन फाइलर्स को फाइलर होने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए आसान जो है वो शराइत नहीं रखी गई हैं फाइलर होने के लिए। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि हुकूमत को नहीं चाहिए कि थोड़े से लीनियंट शो जो है वो करे और फाइलर्स नॉन फाइलर्स को, ताकि वो फाइलर हो सके? जी बिल्कुल, ये मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ और हम ये आवाज भी बुलंद करते हैं। मसलन पिछले दिनों किसी ने पॉइंट आउट किया कि फाइलर बनने के लिए आपका मोबाइल की सिम होना अपने नाम जरूरी है। बिल्कुल। तो अब बहुत से ऐसे ज्यादा उम्र के लोग हैं कि जो सिम इस बिना पे अपने नाम की नहीं ले सकते कि उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं होते। तो इस किस्म के मसाइल मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनको इंशाल्लाह दूर भी किया जाएगा, आसान भी बनाया जाएगा। फिर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके माजी में जिनके नाम की बहुत प्रॉपर्टीज या दीगर चीजें मौजूद हैं, वो फाइलर नहीं थे। तो अब जब वो फाइल करने जाएंगे तो जाहिर है उनको अपनी उन सारी जो चीजें हैं जो किसी एमनेस्टी में भी सामने नहीं आए, उन्हें कहीं ना कहीं उनका इंदराज करना पड़ेगा, जिसकी बिना पर वो शायद समझते हैं कि ये मुश्किलात हैं। ये मुश्किलात हैं जरूर, लेकिन किसी टेक्निकल किसी ऐसे शख्स की इमदाद से, और एफबीआर में भी ऐसे बने हुए हैं, काउंटर्स बने हुए हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। वहां पे लोगों को एफबीआर के दफातर इसी मकसद के लिए बने हुए हैं कि वो उनसे असिस्टेंस लें। फिर टैक्स कंसल्टेंट्स भी हर कैटेगरी के मौजूद हैं, कुछ बहुत जो हैं वो कम जो चार्जेस वाले हैं वो भी बहुत सारे कुछ ऐसे भी इदारे हैं जो टैक्स फ्री हैं, तो उन इदारों को भी आप टैक्स नेट में जो है वो लेके आने की कोशिश करेंगे आइंदा सालों में? जी बहुत से इदारे ऐसे होंगे मसलन जो कुछ वेलफेयर में काम कर रहे हैं, जो चैरिटी के काम कर रहे हैं, तो वो पहले टैक्स में नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली अब तो एक प्रिंसिपल ऐसा एस्टेब्लिश होना चाहिए जिसमें जिसकी जो आमदन है वो उस आमदन पे टैक्स दे दे, तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। यानी जिसकी जो आमदन है, चाहे जिस जरिए से भी, जहां पे आमदन है, जहां पे आमदन नहीं है तो वहां पे तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं मांगा जाएगा। तो इसलिए कुछ टैक्स फ्री ऐसे अदारे थे जो जिनकी बुनियाद पर मसलन ये एग्रीकल्चर इनकम पे जब टैक्स नहीं था तो उस वक्त बहुत से लोगों ने, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने साथ एक एग्रीकल्चर, चाहे वो बैरन लैंड रख के, तो उससे इनकम शो करके तो वो टैक्स को करते थे, टैक्स रूल्स को डिफाई करते थे या वायलेशन करते थे या छुपाते थे। तो अब जब उस पर भी टैक्स आ गया, इस तरह बहुत सी ऐसे भी हेड शायद मौजूद हूँ और हुकूमत उसको टैक्स नेट में लाने के लिए ये कर रही हो। लेकिन वो अदारे जो के खैराती अदारे हैं या जैसे मुख्तलिफ किस्म के जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मेरा ख्याल है अभी फर्स्ट स्टेज में उनको टैक्स उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर शायद उनके बेनिफिशरीज जो आम लोग हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, ये भी फरमा दें कि जिस तरीके से एक बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जब लगती है तो जाहिर सी बात है 60 से ज़ायद जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो उससे मुंसलिक हो जाते हैं और बहुत सारे कारोबार एक जगह जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़ जाते हैं, जिससे तमाम जो है वो कारोबार का फ़ायदा होता है। मगर हमने देखा जब शरह सूद में कमी हुई तो लोगों ने जो है वो ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि मार्केट में पैसा लगेगा और जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में लगेगा, मगर वो होता हुआ नज़र नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं, ये पैसा गया तो गया कहाँ लग रहा है पैसा, किस जगह पे आवाम जो है वो इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि शरह सूद तो बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर हो गई है तकरीबन, तो उसमें मजीद कमी ला रहे हैं आप लोग, तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सर? बाहर मुल्क तो नहीं जा रहा? देखें, शरह सूद जब कम होती है तो उसका ऑब्वियस रिजल्ट जो है वो यही होता है कि लोग बिजनेसेस में पैसे लगाते हैं, और जो रेंट सीकर्स हैं या जो इंटरेस्ट बैठ के खाने के आदी होते हैं उनकी हौसला शिकनी होती है। इंटरेस्ट रेट नो डाउट बहुत बड़ा, तकरीबन 50% पे आ गया पिछले चंद वर्षों के मुकाबले में 11% है इस वक्त। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये चूंकि रिलेटेड है जो हाउसिंग की इंडस्ट्री है या जो
प्लॉट्स में पार्क कर देते थे लोग, और वो उसमें जो गैर हकीकी मुनाफा था जिसकी वजह से हमारी जो दीगर इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो रुकी हुई थी। तो उसकी बिना पर ये एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इसके साथ बहुत से रोजगार वाबस्ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाबस्ता है, ग्रोथ वाबस्ता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बैलेंस पे काम करती है। यानी जब मार्केट में मकानात की, अगर वो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या कमर्शियल, अगर बिजनेस के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड होगी, यानी जब अगर आप प्लाजे बन रहे हों और वो खाली पड़े हों, तो फिर जाहिर है उसकी डिमांड रुक जाती है और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसमें जरूरी नहीं कि पैसा बाहर जा रहा हो। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब हाउसेज की किल्लत होती है तो फिर लोग उस तरफ इन्वेस्ट करते हैं और उनके घर बिकते हैं। लेकिन जो लोग बना के और उनके घर पड़े हुए में इन्वेस्टमेंट है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी की है, बंद कर देते सर। तो ये शायद अदम तवाजुन वो वाला जो है वो उसका भी इशू सर। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में होती है, मगर जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी हो और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो तो कौन बंदा ट्रस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा? इस पे किस तरीके से आप लोग बेहतरी ला रहे हैं, ये थोड़ा सा फरमा दीजिएगा। और बहुत सारे जो ज़राए हैं हमारे, उनमें से जो है वो कंस्ट्रक्शन के शोबों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बताया है कि वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबई मूव कर रहे हैं। तो उसको कैसे रोकेंगे? उन कारोबारी हजरात को आप लोग कैसे रोकेंगे ताकि वो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है वो दुबई में, क्योंकि वो टैक्स फ्री है? देखें, जो तो ये इस किस्म की गैर मुसद्दका मुख्तलिफ लोगों की जो बातें होती हैं या इतलात होती हैं वो हम तक भी डेफिनेटली पहुंचती हैं। हर सेक्टर में इन लोगों की बात करते हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बुनियादी तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री आउट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर का असर जो है वो सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू सम अदर इंडस्ट्रीज के और सम अदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है। तो बुनियादी चीज तो यही है कि उनके लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की को अट्रैक्टिव बनाने में डिमांड है। हुकूमत ने तो ना बनी हुई कंस्ट्रक्शन के घर खरीदने, ना कि हुकूमत कहे जी हमने इतना बजट मुख्तस कर दिया कि इतने मकान खरीदेंगे। तो मकान तो खरीदने मार्केट में, तो मार्केट में अगर फर्ज किया वहां पर डिमांड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, इररिस्पॉन्सिव हो जाएगी और लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और मार्केट में डिमांड किस बुनियाद पे आती है? मार्केट में डिमांड रोजगार की बुनियाद पे और दीगर बिजनेसेस के फ्लरिश होने पे आती है। तो ये किस तरीके से रोकेंगे? अगर इस तरीके से मामलात हैं तो हुकूमत का कोई लाएमल तो होगा ना, कोई लाएमल मैं पूछना चाह रहा हूँ बस। आप लोगों ने क्या कोई लाएमल बनाया है कि ताकि लोग अपने बिजनेस जो सेट बिजनेस हैं वो बाहर ना ले जा सके, लाइक कंस्ट्रक्शन के खास तौर पे? जी बिल्कुल, जो है वो हुकूमत की इस वक्त भी आप देखें कि हर शोबे में, चाहे वो दीगर इंडस्ट्रीज हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके अंदर जो है वो हुकूमत इंटरवेंशन ला रही है और उसके तवाज़ुन के साथ उनको अट्रैक्टिव बनाने की बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपने अपना कीमती जो है वो टाइम दिया और अपना तज़िया जो है वो नाज़रीन से जो है वो शेयर किया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इस वक्त IMF और बजट जो है वो एक साथ ही चलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। IMF की शराइत के बाद ही जो है वो बजट पेश किया जाता है और उसकी शराइत माननी ही पड़ती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कर्ज़ों में इस वक्त घिरा हुआ है। मगर हुकूमत ये दावा करती है कि ये जो कर्ज है IMF से वो लास्ट टाइम जो है वो लिया जा रहा है, उसके बाद से जो है वो नहीं जो है वो कर्ज की तरफ जाएगा पाकिस्तान। मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी लाई जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाई जा रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। हमारी जो पाक अफवाज ने जिस तरीके से चीज़ें जो है वो भारत के साथ एक क्लैश हुआ, भारत ने जो है वो क्लैश किया, उसके बाद जो चीज़ें निखर के सामने आ रही हैं उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा पाकिस्तान को जो है वो हो रहा है, माशी तौर पर भी, और हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होता हुआ
इस वक्त नजर आ रहा है। हमें ज्वाइन किया है जफर मोतीवाला साहब ने, माहिर मौशियात हैं और उनको जो है वो वेलकम भी करते हैं और उनसे सवाल भी कर लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, फरमा दीजिएगा कि सब्सिडी मईशत की बात हो रही है, बेसिकली मईशत की बेहतरी और आईएमएफ दोनों जो है उनका चोरी दामन का इस वक्त साथ चल रहा है। जब तक आईएमएफ अप्रूव नहीं करता बजट पेश नहीं होता। आईएमएफ की शराइत जाहिर सी बात है इस वक्त हम दबाव का शिकार है, तो हमें आईएमएफ की शराइत भी माननी पड़ रही है। तो आपसे सवाल बस सर इतना है कि सब्सिडी जो है वो कितने और टैक्स नेट में इजाफे से कारोबारी जो माहौल है उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, कारोबारी माहौल तो है ना ऑलरेडी स्लो हो गया है और ये स्लो होता जाएगा जब तक ये जंग और ये जो हालात हैं इसकी वजह से स्लो डाउन होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वॉर खत्म होगी तो फिर वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अपना जो सप्लाई साइड है फूड का वो खत्म हो गया है। ये मुल्क 16-17 करोड़ लोगों के लिए तो संभाल सकता था, 25 करोड़ लोगों के लिए नहीं संभाल सकता। तो हर वक्त कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगी और हर वक्त कहीं ना कहीं मसाइल होंगे। मेरे ख्याल में ये सवाल जो है ये एंड नहीं होना चाहिए, इसका कंटिन्यूएशन होना। अच्छा जफर साहब, एक छोटा सा सवाल है और आवाम का भी वो सवाल है, काफ़ी सालों से आवाम ये सवाल कर रही है। हमने मुख्तलिफ जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें भी आवाम के ज़रिए सवाल जो है वो सुना है कि हमने जब भी बजट देखा है, बजट में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो बोझ डाल दिया जाता है, मगर सरकारी जो सतह के लोग हैं उनको हमेशा रिलैक्सेशन मिलती है, चाहे वो पेंशन में इजाफा हो या सैलरी में इजाफा हो। इवन जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं उनके जो शहाना अंदाज है वो कम होने का नाम नहीं लेते, चाहे वो उनके प्राइवेट कुक्स हों, चाहे वो इवन प्राइवेट जो है वो उनके सरकारी में जो है वो सारे बंदे हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से कम हो सकती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर पे ये जो दबाव है वो कम हो सके और ये जो आसाइशें हैं ये कम होके ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए, वो नहीं मिल सकता। यहाँ किंगडम चल रही है और किंगडम में मैं खुद भी पार्ट ऑफ द ये हूँ जो किंगडम है, लेकिन ये जो है ये खत्म नहीं होगा, आप यकीन करें, क्योंकि यहाँ पर एक मसला ये चल रहा है कि अगर एक अच्छा एमडी मिलता है वो 2 लाख में मिलता है, फिर इसको जो सब्सिडीज मिलती है उसको 6-8 लाख पर पहुंचाती है। एक हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। और जो प्राइवेट सेक्टर में वो डायरेक्ट 12 लाख पर ऑन होता है। तो ये जो है वो जो मसले हैं वो इनपैरिटी जो होती है वो शुरू से ही है। अब क्योंकि आप लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और भी जो लोग हैं छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, फाइलर खास तौर पे वो टैक्स देते हैं और वो चाहते हैं कि टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो उसका रिटर्न उनको दीगर सहूलियात की सूरत में जो है वो हुकूमत प्रोवाइड करे। मगर हमने देखा है कि वो अपनी आसाइशों में ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पेट्रोल इतना जो है वो पूरा इनका जो है वो कॉन्वाय चल रहा होता है 7-8 गाड़ियों का, और उसमें जो है वो जाहिर सी बात है पेट्रोल नहीं लग रहा। आम लोगों का जो है वो पेट्रोल का पैसा जो है वो इस पेट्रोल में लग रहा है। तो आप नहीं समझते कि कम अज़ कम जो प्राइवेट सेक्टर वाले बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं वो कम अज़ कम अपने टैक्स की रिटर्न तो पूछे कि हमारा टैक्स जो है वो लग कहाँ रहा है? नहीं पूछ सकते, क्योंकि एफबीआर जो है ना वो जो टैक्स पेयर है उसको बड़ा बदतमीजी से बात करता है, तो हम नहीं पूछ सकते उनको। तो सर क्यों, वजह क्या है, क्यों बदतमीजी से? आपका हक है, आप इस टैक्स पेयर है इस कंट्री के, आपको राइट्स है ये पूछने का कि कहाँ आप जो है वो आपका टैक्स लग रहा है। नहीं पूछ सकते ना भाई, कि भाई हम नहीं पूछ सकते कि हमारा पैसा स्कूलिंग पर क्या लग रहा है, हॉस्पिटल पे क्या लग रहा है, एजुकेशन पर क्या लग रहा है। सर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम इस तरीके से अगर एफबीआर का कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव
ये सुन रहा है तो हम उसको जो है वो वेलकम करते हैं, क्योंकि जफ़र साहब और दीगर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बिजनेसमैन है, टैक्स पेयर है, वो ये क्लेम करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है हमारा टैक्स कहाँ लग रहा है FBR के लोगों से, तो वो नहीं बता पाते। तो मैं जो FBR के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, मैं उनको कहूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों, ताकि जो है वो ये चीज़ क्लियर की जा सके कि FBR टैक्स लगा कहाँ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है, और चीज़ें जो है वो हुकूमत ये दावा कर रही है कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, मगर बज़ाहिर आवाम तक जो है वो ये सहूलियात पहुँच, चीज़ें जो है वो दावे नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मगर जो है वो चीज़ें अमली तौर पे निचली सतह तक, आवाम तक कब पहुँचेगी। एक सवाल था जो कि मैंने ज़फ़र साहब से भी किया कि हुकूमत को चाहिए कि जितने भी MPAs MNAs हैं जिनको सिलेक्ट करके इलेक्ट करके जो है वो ऐवानों तक पहुँचाया जाता है, वो अपने कॉन्वॉय लेके, पेट्रोल खर्च करके, जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स रख के, चीज़ें जो है वो रख के सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत शाना अंदाज में लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। और ऐसा मुल्क जहाँ पे IMF कर्जे में है, कर्जे में डूबा हुआ है, जो सूरत हाल से जो है वो इस वक्त दो चार है पाकिस्तान, वो जब उसकी आवाम इतनी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी गुजार रही है, उसमें जो जितने भी अफसरान हैं और नुमाइंदगान है पाकिस्तान की, रिप्रेजेंटेटिव जो क़यादत है, जो कि सियासी क़यादत है, उनका शाना अंदाज़ देख के ये लगता है कि ये लगता बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, और वो मईशत की बेहतरी जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। जी, इस वक्त मैं दोबारा ज्वाइन किया है ज़फ़र मोतीवाला साहब ने। ज़फ़र साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने FBR से इसी वजह से जो है वो कह रहा था कि ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, FBR के जो आप लोगों के जो कंसर्न है वो दूर हो सके। जी भाई, नहीं हो सकते ना, आप क्यों बार बार हमें फोन करते हो, वो नहीं मानेंगे। अच्छा सर, बेहतरी किस तरीके से मजीद आ सकती है? चलें, ये मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, हमारी टीम करेगी, मगर बता दीजिएगा कि किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, IMF की शराइत से हम कब निकल सकते हैं, और हमें कब जो है वो निचली सतह पर, अवामी सतह पर ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, हम वाकई मईशत अब बेहतर हो रही है, और जो महंगाई की शरह है उसमें वाकई कमी आई है, ना कि सिर्फ दावे किए जा रहे हों। वाकई कमी नहीं है कि जिंदगी भर मेरी जिंदगी में तो हम IMF से नहीं निकलेंगे, और अब मैं चाहता हूं कि मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त मईशत में बेहतरी नहीं आ रही है सर, आप ये कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो दावा है वो सब झूठा है? जी। और कब तक बेहतरी आ सकती है सर? क्या लग रहा है जिस तरीके से काम चल रहा है, फौरी तौर पे बेहतरी तो मुमकिन नहीं है, मगर कितने साल लग सकते हैं? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं, मईशत को आप समझते हैं बेहतर हमसे, तो कब तक? अभी 5-10 साल लग सकते। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपने अपना कीमती जो है वो वक्त दिया और अपना तज़िया पेश किया। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर IMF के जो है वो सहारे माशी सफ़र की कोशिश में है, मगर असल सवाल ये है, हम हर बार कर्ज लेकर कब तक आगे बढ़ेंगे? ये वक्त है कि वक्ती सहारा छोड़कर पायदार इस्लाहात, इदारा जाती शफाफियत और हकीकी माशी खुद मुख्तारी की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। फैसला अब हमारे हुक्मरानों के हाथ में है कि वो तारीख के कौन से सफ़े पर खुद को लिखवाना चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।